आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। और वह विचार हमारा है आज का रामग्राम के ऊपर हमारा विचार है, जो रामग्राम कोली गणराज्य यानी ये जो गणराज्य था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड यह जगह थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आज आप लोगों के साथ 82 ये पार्ट मेरा 82 यानी 82 पार्ट के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात बताने जा रहा हूँ रामग्राम कोली गणराज्य की राजधानी थी। रामग्राम कोली गणराज्य की राजधानी थी। रामग्राम को ईसा पूर्व से लगभग 9300 वर्ष पूर्व बसाया गया था। ईसा पूर्व से भी लगभग 9300 वर्ष पहले बसाया गया था जो रामग्राम। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं उस जगह का जो जिक्र है उसका आज भी प्रमाण मिलता है। बौद्ध संहिता में रामग्राम यानी रामपुर तथा कोल नगर के नाम से भी जाना जाता है। रामग्राम तथा कोल नगर के नाम से भी जाना जाता है। तथागत बुद्ध के समय यह विकसित नगर था। ये रामग्राम जो था ये महात्मा बुद्ध के समय भी था और महात्मा बुद्ध के समय पर यह एक विकसित नगर था। अब आइए कोली गणराज्य की हम बात करते हैं। कोली गणराज्य की राजधानी रामग्राम की एक पहचान थी। कोली गणराज्य की राजधानी रामग्राम की एक पहचान थी। यह स्पष्ट रूप से आज तक कोई यहाँ के रहने वाले कोई इसकी जगह का सही सटीक प्रमाण नहीं दे पाया, लेकिन वहीं कुछ लोग उसको सिद्ध करके दिखाए हैं जो आज उसका प्रमाण मिलता है। जो परंतु चीनी बौद्ध यात्री, लेकिन क्या है चीनी बौद्ध यात्री, आप देखेंगे महात्मा बुद्ध की खोज में बहुत सारे जगहों से सब लोगों ने भारत के अंदर हमारे महात्मा बुद्ध को जानने के लिए यहाँ पर आए, यात्रा किए। चीनी बौद्ध यात्री फाइयान तथा हेनसांग ने सहित अनेकों बौद्ध विद्वानों ने, इतिहासकारों तथा पुरातत्वविद यानी पुरातत्व के जिसको संपूर्ण नॉलेज होता ने इसका पहचान के संबंध में समय समय पर अपना एक विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। अब आइए फाइयान की धम्म यात्रा। जो फाइयान था उनका धम्म यात्रा कितने समय तक चला। बौद्ध चीनी यात्री फाइयान ने भारत की यात्रा, बौद्ध चीनी यात्री फाइयान ने भारत की यात्रा 399 ईसा पूर्व से लेकर के 409 ईसा में किया था। जो फाइयान जो है भारत की यात्रा महात्मा बुद्ध की खोज में 399 ईसा पूर्व से 409 ईसा पूर्व में किया था। वह तथागत बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से चलकर 5 योजन अर्थात 3 मील की दूरी पर स्थित रामग्राम का जिक्र उन्होंने अपने शोध में, अपनी एक किताबों में, एक यानी चीनी ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के बारे में जो लिखा गया है उसमें उन्होंने लिखा है। यह स्थान लुम्बिनी से दक्षिण दिशा में स्थित है। यह स्थान जो उन्होंने लिखा लुम्बिनी से 33.3 मील पर दक्षिण दिशा में स्थित है। फाइयान ने
अपने यात्रा का पूरा सही विवरण लिखा है कि वह तथागत बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी से चलकर 5 योजन की दूरी पर राम नाम का जनपद में पहुंचा था। ये जो है ये उन्होंने लिखा है कि वो 5 योजन की दूरी पर चल करके एक राम नाम का एक जनपद में उन्होंने पहुंचा था, जहां उसने स्तूप के अवशेष को देखा था। एक वहां उस जगह पर उन्होंने स्तूप का अवशेष को देखा था। परंतु अब क्या लिखते हैं, स्तूप के निकट ही एक हद झील थी। स्तूप के निकट एक जो है झील थी, जो आज रामगढ़ गोरखपुर रामगढ़ ताल जो रामग्राम की झील जो है वो रामगढ़ ताल है। वो रामगढ़ ताल क्योंकि उसके कई बार उसमें सफाइयों में ईंटा पत्थर मिला है। बहुत सारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने ये बताया है कि रामग्राम की झील यही है जो विदेशी यात्रियों के द्वारा जो महात्मा बुद्ध के खोज में आए जिन्होंने लिखा है वो यही है। जो कि ये किताब भी ये आप देखेंगे, ये किताब का नाम ही है रामग्राम। ये किताब का नाम ही है रामग्राम, और रामग्राम किताब जो है साक्ष्यों के साथ ये लिखा गया है। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वह तथागत बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से दक्षिण दिशा में उनको एक झील उनको मिली है। अब आइए, अब उस झील का राजा कौन था, जो आज हम लोग उसको अलग नाम से जाने जाते हैं। सम्राट अशोक की इच्छा थी कि वह पवित्र 8 मूल स्तूपों तथागत बुद्ध के शरीर धातुओं का प्राप्त करें। ये अशोक सम्राट का एक अपना एक विचार था कि जो 8 मूल स्तूप हैं और महात्मा बुद्ध की जो अष्ट धातु हैं उसमें उनको कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। 84,000 उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाया जाए। ये अशोक सम्राट के मन में विचार था कि वहां से कुछ वस्तुएं ले आकर के और 84,000 उस स्तूप जो बनवाया जाए उसमें वहां की वस्तु को कुछ न कुछ वहां पर डाला जाए। जब वहां पवित्र शरीर धातु लेने के लिए आया तो वहीं के नाग रक्षकों प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। नाग रक्षक, ये पानी वाला नाग नहीं, ये सर्प वाला नाग नहीं, नाग वंश हुआ करते थे। वो राजा कभी हुआ करते थे, जो रामग्राम के राजा हुआ करते थे 5 बार वो नाग वंश थे। वो ये नाग नहीं जो नाग आप लोग समझेंगे, ये सांप वाला नाग नहीं, नाग वंश के राजा जो उन लोगों ने प्रतिरोध किया कि नहीं यहाँ से कुछ भी स्तूप बनवाने के लिए नहीं जाएगा। नाग रक्षक अशोक सम्राट को अपने बिहार में ले जाकर पूजा सामग्री को दिखाया और कहा कि यदि नाग जो राजा थे, जो लोग थे, रक्षक थे, उन्होंने ले जाकर अशोक सम्राट को अपने पूजा स्थली पर दिखाया और ये कहा, ये देख लो, अगर आप इससे अच्छा कर सकते हो या आपकी इच्छा है, अगर आप जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हो तो हम लोग कोई आदमी यहाँ आपका विरोध नहीं करेगा, इसे आप लेकर के जा सकते हो, हम लोगों का कोई विरोधाभास नहीं। इतना बात सुनने के बाद अशोक सम्राट ने वह खाली हाथ अपने राज्य को लौट गया। सम्राट अशोक नाग रक्षकों की श्रद्धा से प्रभावित होकर, नाग रक्षकों की बातों को प्रभावित होकर स्तूप को उजाड़े बिना, शरीर के धात लिए बिना वह वापस चले गए। अब श्रमणेर भिक्षु आकर के कोल वन की सफाई किया। उस टाइम
वह बहुत समय बीत गया था, वहाँ जंगल हो गया। और उसके बाद में जो श्रमनेर नाम का भिक्षु आकर के कोल की सफाई करके एक बुद्ध विहार बनवाया था, जहाँ कुछ भिक्षु रहते थे, जहाँ कुछ बौद्धिस्ट लोग रहते थे। दोस्तों, बौद्धिस्ट लोगों को भिक्षु कहा जाता है। फाहियान के यात्रा का पूरा विवरण, फाहियान के यात्रा के पूरा विवरण से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक जब यहाँ आकर के शरीर धातु का नहीं प्राप्त कर सके, तो अर्थात उन्होंने स्तूपों को न तोड़वाया और न ही किसी तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और आगे चल करके उन्होंने अपने पोषक तथा बहुमूल्य आभूषण आदि को उतार कर अपने सारथी छंदक को देकर वापस लौटने का आदेश दिया। अशोक सम्राट ने जब वहां पर नहीं पाए, उन्होंने क्या किया, जो शरीर पर जो राजसी पोशाक था, जो राजा का पोशाक था, उन्होंने अपने अंगरक्षक जो छंदक नाम था, अंगरक्षक छंदन को देकर के वापस लौटने के लिए अशोक सम्राट ने कह दिया, आदेश दिया। राजकुमार सिद्धार्थ आधी रात के समय राजमहल से निकलकर सुबह होने के पूर्व ही उस स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सारथी छंदक को कहा था कि मेरे पिता कपिल वस्तुओं को जाकर के संदेश देना कि राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक भोग से मुक्त होकर कामदेव को जीतने, अनित्या का नाश करने तथा जर्जर जीवन के छिद्रों को बंद करने के अभिप्राय को प्राज्य हो गए हैं। ये क्या हो गए? प्राज्य हो गए हैं। ये जो ये आप लोगों के सामने वो जो है था। कलांतर के समय में स्तूप उजड़ा होता चला गया। जब वह नहीं पाए अशोक सम्राट, तो क्या हुआ, वो धीरे 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 उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं था और उजड़ता चला गया। जो संगाराम बना था, यानी वो धर्मशाला जो बना था जिसे बौद्धिस्ट रहते थे, वो भी धीरे धीरे जर्जर होते चला गया। उसके बीच वो जाकर के जंगलों के बीच में छिप गया। बाद में जनपद के राजा ने उस स्थल की सफाई करवा के, यानी उस जनपद के राजा ने उस जगह की सफाई करवाकर भिक्षुओं के रहने हेतु एक संगाराम यानी विहार बनवाया था, जिससे स्तूप की देखभाल हो सके। कुषाण काल में दोस्त आप लोग बहुत सारे पुराने पुरातत्व विभाग, यानी आप लोग प्राचीन दुर्लभ इतिहास को जब पढ़ेंगे तो उसमें कुषाण काल नाम का एक शब्द आता है। कुषाण काल में ध्वस्त विहार का, यानी उस जगह का पुनः निर्माण हुआ। और फाहियान के अनुसार लुम्बिनी से निम्न स्थलों की दूरी, फाहियान के अनुसार जो निम्न स्थलों की दूरी उन्होंने बताया, रामग्राम 5 योजन पूर्व दिशा, प्रज्ञास्थली 3 योजन पूर्व दिशा, पिपलीवन 4 योजन पूर्व दिशा, कुशीनाला जो आज कुशीनगर है 12 योजन दक्षिण दिशा पूर्व में यह जगह स्थापित है। यह जगह स्थापित है। हेनसांग की धम्म यात्रा ने भारत की यात्रा 629 ईसा पूर्व से लेकर के 645 ईसा पूर्व में किया था। उस समय वर्धन वंश का शासन काल था। हेनसांग ने रामग्राम को लनमो नाम से उन्होंने संबोधित किया, एक प्यार से, तो अपनी भाषा में इस नाम से उन्होंने संबोधित किया। दोस्तों, आज का विचार मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य एक बार दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इसको ऑल कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धा।